लेने के बाद एल्व्स के एक समूह ने मुझे अपने नेचर गॉड के रूप में पूजना शुरू कर दिया। पानी बनने के बाद मैं आसमान को काबू कर सकता था और स्पिरिट रेन बरसा सकता था। मेरे साथ एक म्यूटेंट विलो ट्री भी जुड़ा हुआ था जो मेरी हिफाजत के लिए हमेशा तैनात रहता था, और मैं अपनी नदी के पानी का इस्तेमाल करके ताकतवर जीवों को निगल सकता था और इवॉल्व हो सकता था। अभी मेरी बुलाई हुई स्पिरिट रेन से पोषण पाकर मेरा आकार काफी बढ़ गया था। आसपास के इलाके में स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी घनी हो गई थी। इसी वजह से जो जगह कभी बंजर और मरी हुई लगती थी, वहां आखिरकार जिंदगी के निशान दिखने लगे थे। जोश से भरे मेरे म्यूटेंट विलो के अलावा अब आसपास जंगली जानवर भी आने लगे थे। वुल्व्स, बफलो, सेबर टूथ टाइगर्स, माउंटेन हॉक्स, इनमें से कोई भी अभी म्यूटेंट स्टेटस तक नहीं पहुंचा था। लेकिन इस दुनिया के नियमों की वजह से उनके शरीर अर्थ के जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े थे। आखिरकार वे यहां पहुंच ही गए। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खिंचे चले आ रहे इन जानवरों को देखकर मुझे एक अलग ही रोमांच महसूस हुआ। एक वाटर ब्लेड धीरे से तैयार होता है। फ्लिप। पलक झपकते ही हवा को चीरती हुई एक सीटी जैसी आवाज आती है। एक बफेलो जो अभी अभी पानी पीने के लिए किनारे पर पहुंचा था, उस पर तुरंत हमला होता है। उसे तड़पने तक का मौका नहीं मिलता, वो वहीं ढेर हो जाता है। स्प्लैश। उसके तुरंत बाद एक छोटी लहर उठती है। वो उस लाश को सीधा नदी के अंदर खींच लेती है। डिंग। किल सक्सेसफुल। इवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। माना कि ये कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी रफ्तार से शिकार करता रहा तो बहुत जल्द अपना टीयर बढ़ा पाऊंगा। जोश में आकर मैंने एक के बाद एक कई वाटर ब्लेड फायर किए, इतनी तेजी से कि आंखें भी उनका पीछा ना कर सके। मैंने उन सभी जानवरों का शिकार किया जो पानी पीने आए थे। इसने उनमें से कुछ को डराकर भगा दिया, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का खिंचाव इतना था कि भागने वाले भी जल्द ही वापस लौट आए। एक तरह से ये अपने आप में एक विकास था। कभी कभी ये जानवर किसी भी और से बेहतर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम को समझते थे। म्यूटेशन के एक मौके के लिए वे अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे। मेरी नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि म्यूटेट होने का यही उनका मौका है। इसलिए सब कुछ मेरे पक्ष में रहा। एक के बाद एक वाटर एरो निकलते रहे और जानवरों को ढेर करते रहे। फिर एक लहर आती और लाशों को खींचकर नदी में ले जाती। जैसे जैसे समय बीता, मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी बढ़ते चले गए। एनर्जी के मामले में खासतौर पर रेन ऑफ ब्लेसिंग का खर्च अब मेरे शिकार से मिलने वाली कमाई के साथ बैलेंस होने लगा था। लेकिन सबसे अच्छी बात तो अभी बाकी थी। असली सरप्राइज तो वो विलो था जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, और ना जाने कैसे उसे समझ आ गया था कि मैं क्या कर रहा हूं। म्यूटेंट विलो की टहनियां हवा में लहराने लगीं और उसने मेरे साथ मिलकर शिकार करना शुरू कर दिया। टिंग। किल सक्सेसफुल। एवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। डिंग। किल सक्सेसफुल। एवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। डिंग। किल सक्सेसफुल। एवोल्यूशन वैल्यू +1, एनर्जी +10। जैसे जैसे समय बीता, एक पूरा दिन गुजर गया और रेन ऑफ ब्लेसिंग का समय धीरे से खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया। बारिश की वजह से खिंचे चले आए जानवर आखिरकार चौंक गए और हर कोई एक डरे हुए खरगोश की तरह वहां से भागने लगा, उस नदी को छोड़कर जो अब एक कत्लेगाह बन चुकी थी। इधर मैं बेहद उत्साहित था और अपना ध्यान अपने स्टेटस विंडो की ओर लगाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 3523, एनर्जी 3420। मजा आ गया। सिर्फ मामूली जानवरों से एक पूरे दिन में मैंने इतने एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी कमा ली। रेन ऑफ ब्लेसिंग का खर्च वाकई वसूल हो गया। अगर मैं किसी डीमन बीस्ट को अपनी तरफ खींच सका तो सोचो कितने एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा था। जाहिर है अब लेवल अप करने का समय था। मेरे स्टेटस विंडो ने इसे आसान बना दिया था। अपना टीयर बढ़ाकर मैं अपनी नदी के तल को फैला सकता था और अपना आकार बढ़ा सकता था। काफी सोचने के बाद मैंने पहले अपने शरीर का आकार और टीयर बढ़ाने का फैसला किया। डिंग। 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 2। डिंग। 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 3। डिंग। 400 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 4। डिंग। 800 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज टू 5। एक के बाद एक 5 बार टैप करने के बाद ये अपग्रेड्स रुक गए। वो मन ही मन बुदबुदाया,
यार, इन अपग्रेड्स का खर्च तो बहुत ज्यादा है। फिर उसने अपने नए आकार पर गौर किया। टीयर 1 पर मैं 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। अब लगातार 4 अपग्रेड्स के बाद मेरी लंबाई 500 मीटर तक पहुंच गई थी और चौड़ाई लगभग 10 मीटर हो गई थी। मेरा कुल आकार 5 गुना बढ़ गया था। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि टीयर 5 पर पहुंचने के बाद मुझे एक बिल्कुल नया स्किल मिला, टॉरेंट स्ट्राइक, लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: नदी की पूरी ताकत को एक जोरदार लहर में इकट्ठा करता है। 10 मीटर के दायरे में एक साथ 10 दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम। कॉस्ट: हर बार इस्तेमाल पर एनर्जी की एक तय मात्रा। लेवल अप करने से एक नया स्किल मिला, और वो भी एरिया अटैक वाला। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। इससे मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल हो गई। इतने बड़े आकार के साथ, बिना बारिश के भी, जब तक मेरा सामना किसी खौफनाक म्यूटेंट से नहीं होता, मेरा रोजाना का खर्च कुछ भी नहीं है। मैं लंबे समय तक टिका रह सकता हूं। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने बाकी एवोल्यूशन पॉइंट्स अपने स्किल्स को लेवल अप करने में लगा दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सबसे पहले रेन ऑफ ब्लेसिंग लेवल 1 पर अपनी नजरें जमाईं। इसके फायदे साफ थे। इसकी बुलाई हुई स्पिरिट रेन जानवरों को खींचती थी और मेरे शरीर को अस्थायी रूप से बड़ा भी कर देती थी। जहां तक मैं समझ पाया था, ये असल में एक कॉम्बो स्किल था, आधा हीलिंग और आधा मॉन्स्टर पुल, बिल्कुल किसी गेम की तरह। इसीलिए ये मेरी पहली प्राथमिकता होनी ही थी। जैसे ही मैंने फैसला किया, मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और स्किल पर टैप कर दिया। डिंग! 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। रेन ऑफ ब्लेसिंग अपग्रेडेड सक्सेसफुली। करंट लेवल 2। सिस्टम नोटिस: इस लेवल पर रेन ऑफ ब्लेसिंग में इतनी स्पिरिचुअल ताकत है कि अब स्पिरिट रेन के पास आसपास के म्यूटेंट्स को खींचने की मजबूत संभावना है। वो सोचता है, ये खर्च तो पागलपन है। लेवल 2 के लिए 1000 चाहिए, लेवल 3 के लिए तो हालत और भी खराब होगी। जाहिर है, आप जितना ऊपर जाएंगे, ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। मैं थोड़ा बड़बड़ाया जरूर, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात तो थी। अपग्रेड हुए रेन ऑफ ब्लेसिंग की स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ गई थी, जो अब म्यूटेंट्स को भी खींच सकती थी। इसलिए अपने विकल्पों को तौलने के बाद मैंने अगले अटैक स्किल्स को लेवल अप करने का फैसला किया। डिंग! 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। वाटर ब्लेड अपग्रेडेड सक्सेसफुली। करंट लेवल 2। डिंग! 600 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टॉरेंट स्ट्राइक अपग्रेडेड सक्सेसफुली। करंट लेवल 2। 900 एवोल्यूशन पॉइंट्स और खर्च करने के बाद मैंने बचे हुए पॉइंट्स पर नजर डाली और एक ठंडी आह भरी। वो सोच रहा है, क्या बस इतना ही? एक पूरे दिन की कड़ी मेहनत एक झटके में उड़ गई। लगता है अब एक और बारिश का इंतजाम करने का वक्त आ गया है। थोड़ी तैयारी के बाद मैं वापस फार्मिंग मोड में आ गया। Rain of Blessing Level 2 activated. Cost 5000. Effect lasts 3 days. जैसे ही सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, पहले की तरह ही मेरी छोटी सी नदी के ऊपर आसमान में धुंध और चमक का एक खूबसूरत मंजर छा गया। स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश। जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने ठीक मेरे शरीर के बराबर के इलाके को ढंक लिया। 500 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। पल भर में आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी घनी हो गई और नदी के किनारे खड़ा विलो रोशनी से जगमगा उठा। उसकी कोमल हरी टहनियां हवा में झूमने लगीं, जो एक उत्साहित बच्चे की तरह बार बार मेरी ओर हाथ हिला रही थीं। उसकी जड़ें भी तेजी से बढ़ने लगीं और नदी की ओर फैल गईं। मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि स्पिरिट रेन को किसी म्यूटेंट को खींचने का मौका मिलता, उससे पहले ही उसने विलो के अंदर एक कायाकल्प शुरू कर दिया। उसी पल वो विलो जिसे सूख जाना चाहिए था, उसने सड़न के हर निशान को छोड़ दिया और एक असली पुनर्जन्म की ओर कदम बढ़ाया। हरी रोशनी चमकने लगी, क्योंकि अनगिनत नई कोपलें फूट रही थीं, जो उन सूखी पीली टहनियों की जगह ले रही थीं और हवा में आज़ादी से तैर रही थीं। मैं साफ तौर पर उनसे निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर के दबाव को महसूस कर सकता था। तभी सिस्टम की आवाज़ मेरे दिमाग में फिर से गूंजती है। डिंग! आपका बॉन्डेड कंपेनियन म्यूटेंट विलो सफलतापूर्वक मेटामॉर्फोज हो चुका है। करंट टीयर 4 या 5। वो धीरे से बुदबुदाया। स्पिरिट ट्रेन में वाकई बहुत दम है। हमने अभी शुरुआत ही की है और विलो पहले ही 2 टीयर ऊपर कूद गया है। तेजी से ताकत बढ़ाना ही असली रास्ता है। और इस बारिश के बाकी समय के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। स्प्लैश, स्प्लैश, स्प्लैश। उस धुंध और चमक के बीच बारिश ने पूरी नदी को अपनी चादर में लपेट लिया। जैसे जैसे समय बीता और बारिश तेज हुई, पूरी नदी से एक हल्की धुंधली चमक निकलने लगी,
जो इस बात का साफ संकेत था कि स्पिरिचुअल एनर्जी एक खास स्तर तक पहुंच गई है। आखिरकार 1 घंटे तक लगातार बारिश होने के बाद पूरी जमीन एक जोरदार कंपन से हिल उठी। उसी पल जिस दिशा से कंपन आया था वहां एक विशाल टाइगर दिखाई दिया। तभी जैसे ही मेरी नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी से खिंचा चला आया ये फ्लेम टाइगर किनारे के करीब पहुंचा, मैंने हमला कर दिया। वाटर ब्लेड लेवल 2 पल भर में तैयार हो गया, जो आंखों के झपकने से भी तेज दिखाई दिया। बैंग! इस बार वाटर ब्लेड की ताकत पहले के मुकाबले पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस पल इसे फायर किया गया, इसने असल में साउंड बैरियर को तोड़ दिया। एक गरजती हुई सोनिक बूम की आवाज गूंजी। बूम! खतरे को भांपते हुए फ्लेम टाइगर दहाड़ा। उसके मुंह से लपटें निकलने ही वाली थीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल सोनिक बूम की आवाज आई, वाटर ब्लेड पहले ही उसके सिर के आर पार हो चुका था। एक भारी आवाज के साथ फ्लेम टाइगर तुरंत गिर पड़ा। फिर बड़ी ही सफाई से एक लहर आई और उसकी लाश को सीधा नदी में खींच ले गई। एवोल्यूशन पॉइंट्स +100, एनर्जी +1000। वो बेहद खुश होकर कहता है, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। पहले जो मिला था उससे 10 गुना ज्यादा। और जैसे ही वो पहला म्यूटेंट हिंसक जानवर आया, पहली बारिश की तरह ही एक के बाद एक और भी म्यूटेंट फिरोशियस बीस्ट्स दिखाई देने लगे। मैंने वाटर ब्लेन और टॉरेंट स्ट्राइक के बीच तालमेल बिठाया और मेरे शिकार करने की रफ्तार आसमान छूने लगी। मैंने बिना रुके एक के बाद एक जानवरों का शिकार किया। गेल वुल्फ, किल सक्सेसफुल। आयरन फैंग बीस्ट, किल सक्सेसफुल। स्काई वुल्फ स्पाइडर, किल सक्सेसफुल। जैसे जैसे समय बीता, हर वो हिंसक जानवर जिसने मेरी स्पिरिट रिवर के करीब आने की जुर्रत की, वो बिना किसी अपवाद के ढेर हो गया। मेरे एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगे। शिकार का ये सिलसिला पूरे 2 दिनों तक चलता रहा। शिकारी के इस खेल के आखिरी दिन मुझे अपने बॉन्डेड कंपेनियन विलो के साथ कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। मैंने साफ देखा कि विलो की नई टहनियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक घोंसला बन गया था और उस पर एक विशाल म्यूटेंट हॉक बैठा था, जिससे बेहद ताकतवर एनर्जी निकल रही थी। उसकी आंखें नीचे मचे कत्लेआम पर टिकी थीं, जैसे वो सब कुछ देख परख रहा हो, जैसे उसका अपना खुद का दिमाग हो। जहां तक विलो की बात है, जिसमें उस हॉक ने अपना घोंसला बनाया था, हालांकि वो ऊपर से हल्का चमक रहा था, पर उसने कोई हलचल नहीं की, क्योंकि जिस पल उस म्यूटेंट हॉक ने अपना घोंसला बनाया था, विलो ने हमारे बॉन्ड के जरिए मुझे पहले ही चेतावनी भेज दी थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, एक समझदार जीव, एक डीमन बीस्ट। क्योंकि सिस्टम ने मुझे जो दिखाया था उसके मुताबिक म्यूटेटेड प्रजातियां बीस्ट, फेरोशियस बीस्ट और फिर डीमन बीस्ट के रास्ते पर विकसित होती हैं। ये विकास के शुरुआती चरण थे। पहले 2 लगभग पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर चलते थे, जबकि एक डीमन बीस्ट में असली बुद्धिमानी विकसित हो जाती थी। और डीमन बीस्ट के बाद जीवन का एक बिल्कुल अलग टियर आता था, जिसे कलामिटी कहा जाता था। जाहिर है, उस स्तर तक पहुंचने का मतलब था किसी गेम के बॉस या ओवरलॉर्ड की तरह बन जाना, पूरे इलाके का शासक। अभी विलो में घोंसला बनाकर बैठा ये हॉक, जहां तक मैं देख पा रहा था, साफ तौर पर बुद्धिमानी की पहली झलक दिखा रहा था। बेहतर होगा कि पहले इसके स्टैट्स चेक कर लूं। काफी सोचने के बाद मैंने हमला करने से परहेज किया और इसके बजाय इस म्यूटेंट हॉक की जानकारी को स्कैन किया। म्यूटेंट हॉक, फेरोशियस बीस्ट, टियर 10, स्किल, स्काई ब्रेक डैश, लेवल 2। रफ्तार तुरंत आवाज की रफ्तार से 2 गुनी हो सकती है। मुख्य रूप से अचानक हमलों और शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेंड, लेवल 2, पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। स्काई ब्रेक डैश के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत पर ये उन जीवों को भी चीर सकता है जिनके पास प्राकृतिक ढाल और बहुत ज्यादा डिफेंस होता है, यहां तक कि डीमन बीस्ट्स को भी। वाह, ये अभी भी सिर्फ एक फेरोशियस बीस्ट है और इसमें पहले से ही बुद्धिमानी है। ये वाकई बहुत ताकतवर है। अगर मैं इसे भी विलो की तरह अपनी तरफ कर सका तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होगा। मैं मन ही मन बुदबुदाया और मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। इसी बीच जब मैं इस म्यूटेंट हॉक का मुआयना कर रहा था, वो भी मुझे वापस देख रहा था। उस छोटी सी नदी को देख रहा था जो अंतहीन बारिश में भीगी हुई थी। हम दोनों में से किसी ने कोई हरकत नहीं की। जैसे जैसे समय बीता, रेन ऑफ ब्लेसिंग का समय धीरे धीरे खत्म होने लगा और जब ये आखिरकार खत्म हुआ तो धुंध और चमक गायब हो गई और आसमान साफ हो गया। मेरी नदी से अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, लेकिन अब इसमें वो जबरदस्त खिंचाव नहीं था जो पहले था। इसलिए खिंचे चले आने वाले म्यूटेंट फेरोशियस बीस्ट्स की संख्या कम होती गई, यहां तक कि काफी देर तक कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन वो अकेला म्यूटेंट हॉक वहीं टिका रहा,
विलो के सबसे ऊपर मजबूती से बैठा हुआ। हॉक को फिलहाल किनारे करते हुए मैंने आखिरकार अपनी कमाई का हिसाब लगाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 70,000, एनर्जी 8,80,000। इस कमाई को देखकर मैं दंग रह गया। बिना दोबारा सोचे मैंने अपग्रेड करना शुरू किया। डिंग, 1600 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज्ड टू 6। डिंग, 25,600 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हुए। टीयर रेज्ड टू 10। डिंग, बधाई हो, आपने अपने पहले चरण का मेटामॉर्फोसिस पूरा कर लिया है। आपकी पूरी नदी के लिए एक सोर्स बन गया है। इन्हें टैलेंट अनलॉक्ड, रिवॉर्ड वाटर ऑफ लाइफ, लेवल 1। डिंग, बधाई हो, आपने अपने पहले चरण का मेटामॉर्फोसिस पूरा कर लिया है। आपकी पूरी नदी के लिए एक सोर्स बन गया है। रिवॉर्ड स्किल इरोजन लेवल 1। जैसे ही मैंने अपना टियर 10 तक पहुंचाया, मेरी छोटी सी नदी पूरी तरह से बदल गई। मेरी लंबाई 500 मीटर से सीधे 1 किलोमीटर हो गई और चौड़ाई पूरे 15 मीटर तक पहुंच गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरे सोर्स वाला इलाका अब एक लेक में बदल चुका था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि ये लेक ही मेरा असली सोर्स था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि ये लेक जमीन के नीचे के किसी पानी के स्रोत से जुड़ी हुई लग रही थी, जो मेरे रोजाना के खर्च को पूरा करने के लिए काफी थी। सूखे के समय में भी मैं लंबे समय तक टिका रह पाऊंगा। अपने आकार में हुए बदलावों को महसूस करने के बाद मैंने आखिरकार उस नए इनेट टैलेंट और स्किल की ओर ध्यान दिया जो मुझे मिले थे। वाटर ऑफ लाइफ लेवल 1। पानी का सार सभी जीवित चीजों के माध्यम से बहता है, हर जीव को आशीर्वाद देता है। एक नदी के रूप में आप वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए अपने पानी के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, जो एक म्यूटेंट प्रजाति को इवॉल्व होने और ऊपर उठने में मदद कर सकती है। सिस्टम नोटिस, इस इनेट टैलेंट का इस्तेमाल हर 10 दिनों में अधिकतम 3 बार किया जा सकता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी नदी की स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर देगा और जीवन को पोषण देने की उसकी शक्ति को कमजोर कर देगा। इरोजन लेवल 1 का डिस्क्रिप्शन कहता है कि पानी की प्रकृति तुम्हें जमीन को एरोडे करने और टेरेन को नया रूप देने की अनुमति देती है। एरोडेड ग्राउंड तुम्हारी नजरों के सामने आसानी से गिर जाती है और जहां जहां तुम्हारे सोर्स वाटर्स बहते हैं तुम उसे देख सकते हो। एक सिस्टम नोटिस आता है, करंट एरोजन लेवल लो है, इसलिए स्पेशल स्पिरिचुअल पावर से भरपूर टेरेन को एरोडे करना मुमकिन नहीं है। इन 2 एंट्रीज को देखकर मैं अपनी सांसें रोक लेता हूं। क्या वाटर ऑफ लाइफ बिल्कुल वैसा ही लेजेंडरी ट्रेजर नहीं था जिसके बारे में आप उपन्यासों में पढ़ते हैं? कुछ ऐसा जो किसी जीव को ब्रेक थ्रू करने और उनकी फाउंडेशन मजबूत करने में मदद कर सके। और अगर मैं उस म्यूटेंट हॉक को पालतू बनाना चाहता था तो इस चीज का पोटेंशियल अकल्पनीय था। मेरा ध्यान विलो की ओर जाता है। वहां घोंसला बनाने वाले हॉक के पास एक हद तक इंटेलिजेंस थी, इसलिए उसे वश में करने के लिए असली स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। मैंने वाटर ऑफ लाइफ को चारे के रूप में इस्तेमाल करके हॉक को ललचाने का फैसला किया। उस प्लान के मुताबिक मैं अपना इनेट टैलेंट एक्टिवेट करता हूँ। एक पल में मेरी रिवर सोर्स लेक नीली रोशनी से झिलमिला उठती है, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी का हर कतरा झील के केंद्र की ओर इकट्ठा हो रहा हो। देखते ही देखते घनी स्पिरिचुअल एनर्जी ने एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स बना दिया और उस मेल से आखिरकार एक क्रिस्टल क्लियर ड्रॉपलेट ने आकार लिया। वाटर ऑफ लाइफ सफलतापूर्वक बन चुका है। जैसे ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, मैं विलो के साथ अपने बॉन्ड का इस्तेमाल करके उसकी जड़ों के एक हिस्से को झील के बीच में फैलने के लिए गाइड करता हूँ। जमीन में हलचल होती है और विलो की एक जड़ नदी के किनारे पर आ जाती है। उसी समय वाटर ऑफ लाइफ की वो बूंद एक छोटी सी लहर पे तैरते हुए धीरे धीरे जड़ पे जाके टिक जाती है। जैसे एक बूंद को पूरी तरह सोख लिया गया हो, वाटर ऑफ लाइफ सीधे जड़ में समा जाता है। पलक झपकते ही विलो जोर से कांपने लगता है। तभी एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डिंग, आपका बॉन्डेड कंपेनियन मुटेंट विलो वाटर ऑफ लाइफ को मेटाबोलाइज करने लगा है, जिससे एक रैपिड एवोल्यूशन ट्रिगर हुआ है। करंट टीयर 6, 7, 8, 9, 10। कुछ ही पलों में वाटर ऑफ लाइफ के अंदर की शक्ति ने विलो को टीयर 5 से सीधे टीयर 10 तक पहुंचा दिया। विलो अब म्यूटेंट हॉक के टीयर के बराबर पहुंच गया था और ठीक उसी समय हॉक को एक बहुत बड़े खतरे का एहसास होता है। वो अचानक अपना बनाया हुआ घोंसला छोड़ देता है और आसमान की ओर तेजी से उड़ जाता है। लेकिन वो भागता नहीं है, इसके बजाय वो ऊपर चक्कर लगाता है। सब कुछ ऐसे देखता है जैसे अपने दिमाग में कुछ सोच रहा हो। मैं, जाहिर है, ये सब देख रहा हूं। ये म्यूटेंट हॉक अभी डीमन बीस्ट लेवल तक नहीं पहुंचा था,
लेकिन इसमें पहले से ही एक हद तक इंटेलिजेंस थी। इतनी पोटेंशियल वाली प्रजाति को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए जैसे ही उसने सावधानी से उड़ान भरी, मैंने वाटर ऑफ लाइफ की एक और बूंद बनाई। मैं सोचता हूँ मैं विलो को तुम्हारे एवोल्यूशन लेवल से आगे ले जाऊंगा और अभी एक लाइफ लीप पूरा करूंगा। मैं खुद से बुदबुदाता हूँ। देखते हैं कि क्या ये तुम्हें ललचाता नहीं है। और जल्द ही वाटर ऑफ लाइफ की ये बूंद तैयार हो गई, पहले की तरह ही। जैसे ही विलो ने इसे सोखा, मेटामॉर्फोसिस का ऑरा पूरी ताकत के साथ फूट पड़ा। एवोल्यूशन कई छोटे स्टेजेस से बना एक मेजर रियम था, लेकिन मेटामॉर्फोसिस का मतलब था लाइफ टीयर में एक वास्तविक बदलाव। जिस तरह एक बीस्ट जागने पर फेरोशियस बीस्ट बन जाता है, और एक फेरोशियस बीस्ट पूरी तरह से टीयर 10 पर पहुंचने के बाद दूसरी बार डीमन बीस्ट के रूप में छलांग लगा सकता है, जिससे उसे असली इंटेलिजेंस मिल जाती है। विलो अब उसी सेकेंड लाइफ लीप के मुहाने पर खड़ा था, और वाटर ऑफ लाइफ में ठीक वही शक्ति थी जो उसे पार ले जाने के लिए जरूरी थी। वाटर ऑफ लाइफ की इस बूंद को सोखने के एक ही पल बाद विलो का ऑरा आखिरकार पूरी तरह से फूट पड़ा। उसके विशाल तने से अनगिनत कोमल हरी टहनियां फूटने लगीं, और अचानक हरी रोशनी की एक भयानक लहर दौड़ गई, जिससे वो एक ऊंचे प्राचीन पेड़ जैसा दिखने लगा, जिसने शुभ रोशनी के साथ पूरे आसमान को अपनी गोद में ले लिया हो। आपका बॉन्डेड कंपेनियन मुटंत विलो वाटर ऑफ लाइफ को मेटाबोलाइज करने के बाद अपना सेकेंड लाइफ लीप शुरू कर चुका है। जमीन हिलने लगती है। उसका मोटा सीधा तना बेतहाशा रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ता है, और लगभग तुरंत ही आसमान छूने वाली ऊंचाई तक पहुंच जाता है। साथ ही धरती में गहराई तक दबी उसकी मुख्य जड़ एक विशाल ड्रैगन की तरह फैल गई। उस अपार शक्ति के साथ ये सीधे झील के तल की ओर नीचे चली गई। अपनी इंद्रियों के माध्यम से मैं महसूस कर सकता था कि वो मुख्य जड़ मेरे झील के तल को थामे हुए हैं, उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। मेटामॉर्फोसिस पूरा हो गया। उस पल में विलो ने छलांग पूरी कर ली थी, सीधे फेरोशियस बीस्ट ईयर से डीमन बीस्ट ईयर में पहुंच गया। साथ ही उसे असली इंटेलिजेंस भी मिल गई। जैसे ही उसकी मुख्य जड़ ने मेरी सॉर्स लेक के तल को छुआ, अचानक मेरे दिमाग में एक टूटी फूटी रुकती हुई आवाज आई, मास्टर। जैसे कोई बच्चा अभी बोलना सीख रहा हो। विलो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सोच को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचता हूं ये अविश्वसनीय है। वो अब खुद संवाद कर सकता है। क्या ये एक डीमन बीस्ट होने के साथ मिलने वाली काबिलियत है? मेरा दिमाग चकरा गया और मैंने तुरंत विलो के स्टैट्स चेक किए। स्पीसीज विलो ट्रेंट, टियर डीमन बीस्ट लेवल 1, स्किल्स मुटंत विलो ब्रांचेस टाइम्स 100, लैश लेवल 2, एंटैंगल लेवल 1, इनेट टैलेंट, रिजेनरेशन लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: एक मुटंत विलो जिसने 2 लाइफ लीप्स पूरे कर लिए हैं, उसे सही मायने में एक ट्रेंट कहा जा सकता है। जबरदस्त कॉम्बैट पावर और सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के साथ पूरी तरह से बुद्धिमान। तो बीस्ट टाइप प्राणी के लिए एक छलांग उसे डीमन बीस्ट बना देती है, और एक पौधे के लिए ये उसे ट्रेंट बना देती है। शानदार। मैं खुद से कहता हूँ मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस म्यूटेंट हॉक को भी नीचे ला सकता हूँ। विलो के नए स्टैट्स पढ़ने के बाद मैंने ये बात अपने मन में बुदबुदाई, लेकिन शायद हमारे बॉन्ड की वजह से जैसे ही वो विचार मेरे दिमाग में आया, ऊंचे विलो से अचानक भयानक हरी रोशनी निकलने लगी। हवा में सैकड़ों म्यूटांट ब्रांचेस लहराने लगीं। वे सोनिक बूम्स के साथ आसमान को चीरती हुई निकलीं। हर एक शाखा सीधे ऊपर की ओर जा रही थी, जैसे खुद आसमान को छेद रही हो। और पलक झपकते ही उन्होंने ऊपर चक्कर काट रहे म्यूटांट हॉक को कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल कसकर बंधा हुआ हॉक एक तेज और तीखी चीख मारता है। फिर एक गट्ठर की तरह लिपटा हुआ वो नदी के किनारे पर जोर से गिरता है। ये सब बहुत पेचीदा लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही खत्म हो गया। इसे होते देख मैं सच में दंग रह गया। मुझे पहले से ही पता था कि ट्रेंट बनने के बाद विलो शक्तिशाली हो गया है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा। बिना पसीना बहाए हॉक को पकड़ लिया। मुझे एक विचार आया और मैंने वाटर ऑफ लाइफ की आखिरी बूंद बनाई। इस इनेट टैलेंट का 10 दिन का कूलडाउन था, जिसकी सीमा 3 बूंदों तक थी, और इसके ज्यादा इस्तेमाल से मेरे सोर्स को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता था। जब तक मैं इस हॉक को जीत सकता था, ये सब इसके लायक था। ये प्राणी पहले से ही फेरोशियस बीस्ट के रूप में टियर 10 पर पहुंच चुका था। सिर्फ एक बूंद इसके लाइफ लीप को ट्रिगर करने के लिए काफी होगी, जिससे ये विलो जैसा अस्तित्व बन जाएगा। और अपने पक्ष में एक असली डीमन बीस्ट की सुरक्षा के साथ मेरे अपने मेटामॉर्फोसिस के लिए आगे का रास्ता बहुत सुरक्षित होगा। तभी जब वाटर ऑफ लाइफ बन गया,
मैंने इसे हॉक के 3 मीटर के दायरे में ले जाने के लिए पानी में एक लहर भेजी, लेकिन मैंने इसे सीधे उसकी चोंच में डालने से रोक दिया। प्रलोभन को कदम दर कदम बनाना था। मैंने विलो को ट्रेंट में बदलने के लिए वाटर ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करके पहले ही आधार तैयार कर लिया था। इसका मकसद हमेशा ये साबित करना था कि ये वाटर ऑफ लाइफ वास्तव में क्या कर सकता है। और अब जानबूझकर इसे रोककर ये एक छोटी बच्ची के सामने कैंडी लटकाने जैसा था। अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे भरोसा था कि भले ही इस हॉक की इंटेलिजेंस अभी काफी सीमित थी, लेकिन वो समझ सकता था कि मेरा क्या मतलब है। वो आगे क्या चुनता है ये उस पर था। हम काफी देर तक एक दूसरे के सामने डटे रहे। मैं देख सकता था कि हॉक साफ तौर पर इसे चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जिद्दी अवज्ञा थी। और सच कहूं तो इसने मुझे चिढ़ा दिया। उसी समय विलो ने वही पढ़ा जो मैं सोच रहा था। ये देखकर कि हॉक अभी भी हार मानने से इनकार कर रहा है, विलो की एक म्यूटेंट ब्रांच ने तुरंत हमला कर दिया। प्रहारों की सीटी और टकराने की आवाज एक साथ गूंज उठी। कुछ ही पलों में हॉक को दर्जनों चोटें आईं, जिससे वो तुरंत घायल हो गया। उसका पूरा शरीर जल्द ही खून से लथपथ हो गया। लगातार कोड़े पड़ने से उसके पंख जगह जगह से उखड़ गए थे। एक नजर में वो एक बड़े बिना पंख वाले मुर्गे जैसा लग रहा था। और इसी तरह सजा और वाटर ऑफ लाइफ के लालच के बीच फंसा हॉक की आंखों में जिद का आखिरी निशान आखिरकार टूट गया। और ठीक उसी पल आखिरकार मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग! बधाई हो, आपने म्यूटेंट हॉक की लॉयल्टी हासिल कर ली है। एक सिस्टम नोटिस आता है। चूंकि आपके बीच कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसलिए इसे डिफॉल्ट रूप से एक सर्वेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है। जब वो आवाज खत्म हुई तो मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। डिटेल्स देखने के लिए बेताब मैंने तुरंत हॉक के स्टैट्स देखे। म्यूटेंट हॉक, फेरोशियस बीस्ट, लॉयल्टी 60%, टियर 10, स्किल स्काई ब्रेक डैश लेवल 2, रफ्तार तुरंत ध्वनि की गति से दोगुनी हो सकती है। रेंड लेवल 2, पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। पूरी शक्ति के साथ स्काई ब्रेक डैश के साथ मिलकर ये प्राकृतिक कवच और बहुत उच्च डिफेंस वाले प्राणियों, यहां तक कि डीमन बीस्ट को भी चीर सकता है। डिस्क्रिप्शन: एक एडविस्टिक ब्लड लाइन का मालिक, बहुत उच्च पोटेंशियल और पहले से ही एक हद तक इंटेलिजेंस विकसित कर चुका है। मैं सोचता हूं, जाहिर है एक सर्वेंट एक बॉन्डेड कंपेनियन की तरह नहीं होता। ये लॉयल्टी स्टैट के साथ आता है। लेकिन मेरा शरीर कितना अनोखा है। इसे देखते हुए एक बार जब ये हॉक जीत लिया गया तो धोखे की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। मैं इतना आत्मविश्वास तो रख ही सकता हूं। आखिरकार रेन ऑफ ब्लेसिंग का एक दौर ही फेरोशियस बीस्ट लेवल के प्राणियों को खींचने के लिए काफी शक्तिशाली था। वाटर ऑफ लाइफ की तो बात ही छोड़िए। निश्चित रूप से इसे बार बार नहीं बुलाया जा सकता था, वरना ये मेरे अपने कोर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये मत भूलो कि मैं कितना खास था। स्पिरिट रेन का एक और दौर और मैं फिर से पूरी ताकत में वापस आ जाऊंगा। तभी जब हॉक ने आखिरकार हार मान ली, मैंने वाटर ऑफ लाइफ की वो आखिरी बूंद सीधे उसके सामने भेज दी। एक पल में उसने एक और तेज चीख मारी, लेकिन ये पहले से अलग थी। पिछली बार चीख गुस्से और अवज्ञा से भरी थी। इस बार ये कृतज्ञता थी। मैं आसानी से अंतर बता सकता था। आखिरकार वाटर ऑफ लाइफ उसकी चोंच से होकर गुजरा और विलो के पहले के मेटामॉर्फोसिस की तरह उस घायल और अधमरे हॉक से अचानक एक भयानक ऑरा निकला। फेरोशियस बीस्ट टियर 10, उसका लाइफ लीप जारी था और अगला स्टेज डीमन बीस्ट टियर होगा। तभी जहां से उसके पंख उखड़ गए थे, वहां वे तेजी से वापस उगने लगे और जैसे ही उसके पंखों ने उसके पूरे शरीर को फिर से ढक लिया, पंखों पर अचानक एक सुनहरी चमक आ गई। उसका शरीर नाटकीय रूप से फूल गया, अपने पिछले 3 मीटर से बढ़कर पूरे 10 मीटर तक पहुंच गया। और एक बार जब उसके पंख फैल गए तो ये और भी चौंकाने वाला था, जिसने आसमान को हवा में बने एक किले की तरह ढक लिया। मैं सोचता हूं तो एक डीमन बीस्ट ऐसा दिखता है। ये वाकई में बहुत जबरदस्त है। सुनहरे पंख। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये अंततः पुराने मिथकों के उस लेजेंडरी गोल्डन रॉक में बदल जाएगा। लाइफ लीप के बाद हॉक के नए रूप को देखकर मैं उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। और जाहिर है विलो के लिए भी मेरी उम्मीदें उतनी ही ऊंची थीं। मैं धुंधले तौर पर महसूस कर सकता था कि विलो इस हॉक से कमजोर नहीं था। मेटामॉर्फोसिस आधे घंटे तक चला और आखिरकार जब हॉक ने एक आखिरी चीख मारी तो वो हवा में उड़ गया। मेरी नदी के ऊपर खुशी से चक्कर लगाने लगा। गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक, लॉयल्टी 100%, 50% से नीचे
विश्वासघात का उच्च जोखिम है। 80% से ऊपर विश्वासघात का कुछ जोखिम बना रहता है। 100% पर विश्वासघात असंभव है। टियर डीमन बीस्ट लेवल 1। स्किल स्काई ब्रेक डैश लेवल 3। रफ्तार तुरंत ध्वनि की गति से 3 गुना तक पहुंच सकती है। रेंड लेवल 3 पंजे धातु और पत्थर को चीर सकते हैं। इन्नेट टैलेंट स्काई श्राउड डोमिनियन लेवल 1 एक डोमेन टाइप पावर है। इसकी सीमा अपने शरीर के आकार से 1000 गुना ज्यादा है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये आसमान का निर्विवाद शासक बन जाता है। सभी स्टैट्स 10% बढ़ जाते हैं। डोमेन के भीतर पकड़े गए किसी भी दुश्मन के स्टैट्स 10% कम हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन एक एडिविस्टिक ब्लड लाइन का मालिक, बहुत उच्च पोटेंशियल और पहले से ही एक हद तक इंटेलिजेंस विकसित कर चुका है। इसे पढ़ते हुए मैं अपनी धड़कनें तेज महसूस कर रहा हूं। ये हॉक बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर ये बढ़ता रहा तो ये सीधे आसमान पर राज करने की राह पर था। और स्काई श्राउड डोमिनियन खास तौर पर ये इनेट टैलेंट अपने शरीर के आकार से 1000 गुना बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता था, जिसका मतलब था कि इसके वर्तमान 10 मीटर के फ्रेम में इसे एक्टिवेट करने से ये 10,000 मीटर चौड़े एयर स्पेस पर राज कर सकेगा। और ये तो अभी सिर्फ डीमन बीस्ट लेवल 1 था। अगर ये कुछ और टीयर्स ऊपर चढ़ गया और इसका शरीर और भी बड़ा हो गया तो वो डोमेन वास्तव में अजेय हो जाएगा। और इसके अलावा इनेट टैलेंट को भी लेवल अप किया जा सकता था। कुल मिलाकर स्काई श्राउड डोमिनियन मेरा सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड बन गया था। इसी बीच एक बार जब गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया तो उसके शरीर पर रोशनी चमकी और वो आखिरकार मुश्किल से 1 मीटर चौड़े रूप में सिकुड़ गया। फिर विलो के ऊपर अपने ठिकाने पर वापस उड़ गया। फिर मुझे हैरान करते हुए वो आगे बढ़ा और अपने लिए एक नया घोंसला बना लिया। हल्की हवा चली और मेरी नदी बहती रही, जिसके सोर्स पर एक ऊंचा विलो खड़ा था और ऊपर की ओर एक घोंसला साफ दिखाई दे रहा था। जहां तक इसके खाली होने की बात थी, कारण सीधा था। गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक हर दिन कुछ समय के लिए बाहर जाता था और जब तक वो वापस आता उसके पंजों में हमेशा कोई न कोई शिकार होता था। बिना चूके वो उस शिकार को सीधे मेरे पानी में डाल देता था, जो मेरे लिए और ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी में बदल जाता था। लेकिन एक दिन अलग था। गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक जो शिकार वापस लाया था वो कोई फेरोशियस बीस्ट या डीमन बीस्ट नहीं था। वो एक औरत थी। हाँ, एक बेहद खूबसूरत चेहरे वाली औरत, एक सुंदर शरीर, लेकिन जिसके कान साफ तौर पर इंसानी नहीं थे। हमेशा की तरह जैसे ही वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए गोल्डन विंग्ड डीमन हॉक द्वारा मेरे पानी में गिराई गई, मैं सदमे में जम गया। मैं सोचता हूं, इंसान एक एल्फ या कुछ और ही? मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। छपाक! इस बार मैंने उसे हमेशा की तरह एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी में नहीं बदला। इसके बजाय मैंने पानी की एक हल्की लहर का इस्तेमाल करके उस बेहोश औरत को किनारे की तरफ धकेल दिया। फिर मैंने उसे स्कैन किया। स्पीशीज एल्फ, नेम इजाबेल, टीयर ट्रांसेंडेंट लेवल 3, पोटेंशियल 60%, वुड एफिनिटी 20%, डार्क एफिनिटी 20%, स्किल थॉर्न वाइन लेवल 1, नाइट शेड वेल लेवल 1। डिस्क्रिप्शन प्रकृति को समर्पित एक एल्फ जिसे उसके ही अपनों ने बेदखल कर दिया था और डार्कनेस की शक्ति जागृत करने के कारण उसे वनवास दे दिया गया। उसे एक बुरा शकुन मानकर एल्वन रॉयल फैमिली ने उसे और उसके पूरे ब्लड लाइन को लावारिस छोड़ दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया। ये पढ़कर मैं सच में दंग रह गया। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, ये औरत एक एल्फ ही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसे खास तौर पर डार्क पावर जागृत करने की वजह से छोड़ दिया गया होगा। इस बात ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। एक ट्रांसेंडेंट होने के बावजूद उसकी स्थिति किसी खूंखार बीस्ट जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पास अपनी बुद्धिमानी थी। कितना अच्छा होता अगर मैं वाकई उससे बात कर पाता। मैं इस बारे में सोचने लगा। मेरा शरीर इस वक्त एक रिवर है जो किसी भी म्यूटेंट क्रीचर से कहीं ज्यादा अजीब है। चूंकि पानी का अपना कोई असली रूप नहीं होता, इसलिए मेरा भी कोई आकार नहीं था। और भले ही मेरे पास दिमाग था, लेकिन अपने बॉन्डेड कंपेनियन या सर्वेंट के साथ मामूली स्पिरिचुअल एक्सचेंज के अलावा मेरे पास किसी और समझदार जीव से बात करने का कोई जरिया नहीं था। तो जैसे ही मेरा सामना इस एल्फ से हुआ, मेरा सबसे पहला ख्याल यही था, मैं आखिर इससे बात कैसे कर सकता हूँ? सही है, मैं अभी तकनीकी रूप से पहले लाइफ लीप स्टेज पर हूँ। अगर मैं दूसरे लाइफ लीप तक पहुंच जाऊं और डीमन बीस्ट के बराबर बन जाऊं
तो क्या इससे कुछ नए बदलाव आएंगे? ये विचार अचानक मेरे दिमाग में आया। लाइफ लीप, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब है अपने अस्तित्व के स्तर को पूरी तरह बदल देना। ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण बीस्ट से डीमन बीस्ट बनने पर उसे असली समझ और सोचने की शक्ति मिलती है, यहाँ तक कि वो दूसरों के साथ अपने विचार भी बांट सकता है। और भले ही मैं बाकी लोगों से अलग था, लेकिन मैं पैदा ही काफी बुद्धिमानी के साथ हुआ था। तो शायद दूसरे लाइफ लीप के बाद मुझ में हर किसी से बात करने की काबिलियत आ जाए। सिर्फ ये सोचकर ही मैं उत्साह से भर गया। मैंने अपनी स्टेटस विंडो खोली। प्लेयर वेड, बॉन्डेड कंपेनियन विलो, सर्वेंट गोल्डन विंग डीमन हॉक, लॉयल्टी 100%, करंट स्टेट 1 किलोमीटर लंबी रिवर जिसका अपना एक सोर्स है, करंट टीयर 10, एवोल्यूशन कंडीशन पूरी हो चुकी है, इनेट टैलेंट वाटर ऑफ लाइफ लेवल 1, स्किल्स रेन ऑफ ब्लेसिंग लेवल 2, वाटर ब्लेड लेवल 2, इरोजन लेवल 1, एवोल्यूशन पॉइंट्स 1 लाख, एनर्जी 12 लाख। सिस्टम नोटिस, वेड अब कोई बिना जड़ वाली नदी नहीं है। अब जबकि आपके पास एक सोर्स है, आपके पास अगले लाइफ लीप के लिए विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। आप एक मेटामॉर्फोसिस पाथ चुन सकते हैं, एलिमेंटल रिवर, डेथ रिवर या लाइफ रिवर। अगले लाइफ लीप के लिए असल में 3 मुमकिन रास्ते थे। अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए मैं फिर से सोच में पड़ गया। एलिमेंटल रिवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, मेरे पानी के भीतर एलिमेंटल पावर को विकसित होने देगा। इस दुनिया के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा था, उसके हिसाब से यहाँ मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ जैसे बुनियादी एलिमेंट्स थे, और लाइट, डार्क, विंड और थंडर जैसे स्पेशल एलिमेंट्स भी थे। अगर मैं ये रास्ता चुनता तो भविष्य में एवोल्यूशन के लिए मुझे इन एलिमेंटल रिसोर्सेज की भारी जरूरत पड़ती। रही बात डेथ रिवर की, तो उसे समझना भी मुश्किल नहीं था। ये मौत की ताकत पर बना है, जो कत्लेआम और खून खराबे से चलता है। लेकिन फिलहाल ये मेरी पहली पसंद नहीं थी। और लाइफ कोर भी बुरा नहीं था, लेकिन मैं इसे जैसे भी देखूं, ये एक सपोर्ट टाइप रोल जैसा लग रहा था। अगर मेरे पास पहले से ही मजबूत ताकत होती तो ये काम कर जाता, लेकिन उसके बिना किसी भी असली ताकतवर की नजरों में लाइफ कोर की कीमत पूरी तरह बदल जाती। सब कुछ अच्छी तरह सोचने के बाद आखिरकार मैंने अपना फैसला कर लिया। एलिमेंटल कोर। सिर्फ इस कोर में बदलकर ही मैं कम से कम समय में ताकतवर शक्ति हासिल कर सकता था। मुझे मानना पड़ेगा, जब से मैंने गोल्डन विंग डीमन हॉक को पालतू बनाया था, उसने मुझे बहुत फायदे पहुंचाए थे। वो हर दिन खुद शिकार पे जाता और बिना चूके अपने शिकार को सीधे मेरी नदी में डाल देता। इस दौरान मैंने पूरे 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए थे, जो मेरे लाइफ लीप के लिए काफी थे। बढ़ते हुए उत्साह के साथ मैंने आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। डिंग! मेटामॉर्फोसिस कंडीशन पूरी हुई। अब आप अपने दूसरे लाइफ लीप में प्रवेश कर रहे हैं। आप एक रास्ता चुन सकते हैं, एलिमेंटल कोर, डेथ कोर या लाइफ कोर। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में फिर से गूंजी। रुको, अगर मैं एलिमेंटल कोर चुनता हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा के लिए डेथ कोर और लाइफ कोर का मौका खो दूंगा? मैंने पहली बार सिस्टम से संपर्क करने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि मेरा ये चीट कोड साथी ज्यादातर गेम सिस्टम्स की तरह होगा, बेजान और खामोश। लेकिन मेरे हैरान होने की हद नहीं रही जब सवाल पूछते ही मुझे जवाब मिला, डिंग। एक बार एक रास्ते में महारत हासिल करने के बाद आप दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। ध्यान दें, इसके लिए जरूरतें कम से कम 10 गुना ज्यादा होंगी, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। ये जवाब काफी संतोषजनक था, इसलिए मैंने बिना दोबारा सोचे एलिमेंटल कोर को चुन लिया। डिंग। एलिमेंटल कोर में मेटामॉर्फोसिस शुरू हो रहा है। एवोल्यूशन पॉइंट्स 1 लाख। हवा में तैरती एक सरसराहट की तरह मेरी नदी ने अपना पहला असली लाइफ लीप शुरू किया। उस पल मेरी 1 किलोमीटर लंबी लंबाई रोशनी से जगमगा उठी, जो एक विशाल ड्रैगन की तरह लहरें मार रही थी और जिससे एक अकल्पनीय ऑरा निकल रहा था। खास तौर पर मेरे सोर्स से एक हैरान कर देने वाली मौजूदगी महसूस हो रही थी। पानी उबलने लगा और रोशनी और धुंध के बीच मथने लगा, जिससे सोर्स लेक एक स्पिरिचुअल रेजोनेंस से भर गई। मेरी पूरी नदी फैलने लगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो आखिरकार 10,000 मीटर तक नहीं पहुंच गई। साथ ही मेरे सोर्स की झील फैलकर 500 मीटर की हो गई, जो अपने आप में एक असली छोटी झील कहलाने के लायक थी। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस गहरा होता गया, मेरा सोर्स और भी समृद्ध होता गया। एलिमेंटल कोर, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वाभाविक रूप से अपने भीतर हर एलिमेंट की क्षमता रखता है, बिल्कुल एक बर्तन की तरह। सीधे शब्दों में कहें तो इससे पहले मैं किसी भी साधारण नदी की तरह था,
जो पानी रख सकती थी और ज्यादा से ज्यादा अर्थ या वुड के साथ थोड़ा मिल सकती थी। लेकिन अब चीजें अलग थीं। एलिमेंटल कोर बनने के बाद मैं लगभग सब कुछ अपने अंदर समा सकता था। जब तक मैं किसी दूसरे एलिमेंट को सोख सकता था, मेरी नदी उसे दर्शाने के लिए पूरी तरह से बदल सकती थी। मान लीजिए कि मैंने फायर अट्यून्ड मेटल वेन या जमीन के नीचे लावा की किसी धारा को सोख लिया, तो एलिमेंटल कोर खुद को एक फायर कोर में बदल सकता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा दे। या फिर रिफाइंड मेटल की किसी धारा को सोख लूं, तो मैं एक रिफाइंड मेटल रिवर बन सकता हूं, जैसे शुद्ध धातु से बना भारी पानी जिसकी एक बूंद का वजन कई टन हो और जो हथियार बनाने के लिए काफी शक्तिशाली हो। और अर्थ रिवर या थंडर रिवर की तो बात ही क्या। संक्षेप में, एक एलिमेंटल कोर दुनिया की हर चीज की बुनियादी प्रकृति को अपने अंदर समेट सकता था। फिलहाल अपने सबसे शुद्ध वाटर एलिमेंट के अलावा मैं अभी तक किसी और एलिमेंट के संपर्क में नहीं आया था। इसलिए इस मेटामॉर्फोसिस के बाद मेरी पूरी नदी वाटर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी के एक अविश्वसनीय घनत्व से सराबोर थी। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस की रफ्तार बढ़ी, ठीक अंत में सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। डिंग! बधाई हो, आप एक एलिमेंटल कोर में बदल चुके हैं। क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर सक्रिय हो गया है। जैसे ही मैंने वो सुना, मेरा पूरा दिमाग हिल गया और मेरी पूरी नदी लहरों से भर गई। क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर बस यूं ही बन गया। मैं मन ही मन इसे दोहराता रहा, जबकि मेरे पुनर्जन्म के समय दिखाई गई दुनिया की जानकारी की यादें ताज़ा हो गईं। ये दुनिया देवताओं और राक्षसों से घिरी हुई थी और यहाँ अनगिनत प्रजातियां रहती थीं। इसके बावजूद कुछ जीवों ने भयंकर मेटामॉर्फोसिस का सामना किया था और कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए वे असली देवता बन गए थे। और डिविनिटी एक देवता की पहचान थी। रही बात क्वासी डिविनिटी की, तो ये स्वाभाविक रूप से एक असली देवता बनने से पहले का आखिरी चरण था, जैसे संभावना का हकीकत में बदलना। अगर मैं क्वासी शब्द हटा दूं, तो मैं पानी का एक असली देवता होता। और इस दुनिया में जिस किसी के पास क्वाजी डिविनिटी होती है, उसका एक और नाम भी होता है, डेमीगॉड। अभी अभी एलिमेंटल कोर बनने के बाद मैंने पहले ही क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर हासिल कर ली थी, जिसकी कल्पना करने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। ये हर व्यावहारिक मायने में देवत्व ही था। क्वाजी डिविनिटी असल में डेमीगॉड के दर्जे के बराबर थी। खुद को शांत करने के बाद मैं इस सब पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मैंने सोचा था कि एक नदी के रूप में पुनर्जन्म लेना सबसे खराब शुरुआत है। पता चला कि ये तो असली चीट कोड है। एक ही छलांग में भगवान बन जाना। भला और कौन ऐसा कह सकता है? हवा में एक सरसराहट की तरह मैं खुद से बुदबुदाया और मेरी सतह पे लहरें फैल गईं। ठीक उसी समय मेरी क्वासी डिविनिटी ऑफ वाटर पूरी तरह से जम गई। आध्यात्मिक शक्ति से भरा एक डिवाइन ऑरा मेरी पूरी नदी में फैल गया। उस पल मैंने ऐसे बदलाव महसूस किए जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो दैवीय शक्ति इकट्ठी हुई, मेरी सतह पर रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। फिर जैसे कि अपनी इच्छा शक्ति से मैंने उसे अपनी पसंद के किसी भी रूप में ढालना शुरू कर दिया। एक पल में वो पानी के बीच लगा हुआ एक विलो ट्री बन गया, जो नीले रंग में चमक रहा था। अगले ही पल उसने गोल्डन विंग डीमन हॉक की नकल की और बाज का एक नीला रूप ले लिया। मैं अपने आसपास जिस भी चीज को महसूस कर सकता था, उसे मैं इस डिवाइन स्पिरिट से भरी शक्ति के साथ नया आकार दे सकता था, एक के बाद एक। और आखिरकार मैंने अपना ध्यान किनारे पर अभी भी बेहोश पड़ी उस एल्फ की ओर लगाया। जल्द ही मेरी सतह पर एक आकृति दिखाई दी, जो सिर से पांव तक नीले रंग में चमक रही थी और एक एल्फ के आकार की थी। हालांकि इस बार वो कोई औरत नहीं थी। मैंने उसकी विशेषताओं की नकल की थी, लेकिन आकार एक पुरुष का बनाया था। वेड मुस्कुराते हुए सोचता है, हा हा, तो एक देवता की स्पिरिचुअल पावर ये सब कर सकती है। अविश्वसनीय। अभी मैं अपनी इस दैवीय शक्ति पर हैरान ही हो रहा था कि किनारे पर बेहोश पड़ी एल्फ की भौहें हल्की सी फड़कने लगीं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। ठीक उस समय जब वो एक ऐसा नजारा देखने वाली थी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। एक असली देवता। उस पल इजाबेल झील की सतह पर बदलते हुए रूप को देखती रही। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये दैवीय शक्ति, ये एहसास बिल्कुल साफ था। जब वो अपने लोगों के बीच थी, तो हर बार जब हाई प्रीस्टेस एक भव्य अनुष्ठान करती थी, तो ट्री ऑफ लाइफ, जो प्रकृति के देवता का जीवित अवतार था, से दैवीय शक्ति का वैसा ही ऑरा निकलता था। और हर एल्फ जिसे उस अनुष्ठान में शामिल होने का अधिकार मिलता था, वो उस उपस्थिति में सराबोर हो जाता था,
जिससे उनकी अपनी वुड टाइप पावर शुद्ध होती थी और उनका एवोल्यूशन तेज हो जाता था। उसके सामने जो था वो उस अनुष्ठान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन दैवीय शक्ति की वो साफ मौजूदगी बिल्कुल वैसी ही थी, सिवाय इसके कि दोनों दैवीय शक्तियां स्वभाव में काफी अलग थीं। एक वुड एट्रीब्यूट की प्राकृतिक दैवीय शक्ति थी और दूसरी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध वाटर टाइप दैवीय शक्ति थी। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख इजाबेल का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखों से एक असली देवता को देखा था। वो प्रकृति का देवता नहीं था, कोई वुड टाइप देवता नहीं था, लेकिन ये उसे अपने लोगों के बीच देखी गई किसी भी चीज की तुलना में असली देवत्व के ज्यादा करीब महसूस हो रहा था। उसी पल इजाबेल जो कुछ देख रही थी उससे सदमे में सुन्न खड़ी रह गई। वेड ने भी उसके जागने का एहसास कर लिया। अगले ही पल उसने जो एल्फ का रूप बनाया था वो तुरंत घुल गया और उसकी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उस आध्यात्मिक शक्ति ने उसे छुआ, वेड के दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग! एक समझदार जीव के साथ संपर्क का पता चला है। क्वाजी डिविनिटी ऑफ वाटर सक्रिय। जल्द ही उसके दिमाग में एक डिविनिटी टेम्पलेट दिखाई दिया। क्वाजी डिविनिटी वाटर फर्वेंट बिलीवर्स 0 बिलीवर्स 0 वाटर डिवाइन पावर 0 डिवाइन स्किल ब्लेसिंग लेवल 1। डिस्क्रिप्शन: क्वासी डिविनिटी के साथ आपने एक असली देवता बनने की क्षमता हासिल कर ली है। आपके पास जितने ज्यादा बिलीवर्स होंगे, आपकी वाटर डिवाइन पावर उतनी ही बढ़ेगी। शुद्ध दिल वाले समझदार जीव आपके बिलीवर्स या फर्वेंट बिलीवर्स बन सकते हैं और बदले में आपको शुद्ध स्पिरिचुअल पावर प्रदान कर सकते हैं। ये क्वाजी डिविनिटी टेम्पलेट काफी सीधा था और इस दुनिया के बारे में जो वेड पहले से जानता था, उसे जोड़कर उसने तुरंत इसका मकसद समझ